हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केएल स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं जो हमारी सीटेट की रिस्पांस की आई हुई है 16 दिसंबर के सीडीपी के 30 क्वेश्चन। ठीक है, आपने क्या रिस्पांस किया है आप मिला सकते हैं। यहाँ पर केवल 1 से 2 क्वेश्चन जो है आपको गलत लग सकते हैं, बाकी जो जितने भी यहाँ पर आंसर लगाए हुए हैं वो सारे के सारे करेक्ट आंसर हैं, आप मिला सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आया हुआ था, ये 16 दिसंबर का है। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट का। तो क्वेश्चन आया हुआ था फर्स्ट वाला, क्या दिया था कि जो लेब वाइगोत्स्की हैं, इनके अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास का क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर लेब वाइगोत्स्की के अनुसार पूछा गया था कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जिसे हम जेडपीडी कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अब ऑप्शन दिए थे अध्यापन और मूल्यांकन, केवल अध्यापन। तो इसका संकुचित अर्थ नहीं होता, और ये तीनों ऑप्शन संकुचित अर्थ को दर्शा रहे हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर जो था हमारा था ऑप्शन नंबर 4, प्रवाही बौद्धिकता की पहचान। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, एक कक्षा में बच्चों की असफलता के भय को दूर करना क्यों जरूरी है। क्यों बच्चे असफल हो रहे हैं बार बार, उसको दूर करना क्यों जरूरी है। तो इसका हमारा जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर फर्स्ट, असफलता और त्रुटियां जो होती हैं बच्चे के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा होती हैं। बच्चा बार बार त्रुटियां करता है, बार बार, तो इससे बालक का भय भी दूर हो जाता है और उसकी त्रुटियां ऑटोमेटिकली सुधर जाती हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, हॉवर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह की अध्यापन रणनीतियों का इस्तेमाल होना जरूरी है, क्योंकि क्यों है। तो हमने पढ़ा हुआ है, हमारे जो हॉवर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत है, इन्होंने 10 प्रकार की बुद्धियां बताई हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर ए, यह बहुबौद्धिकता को निष्पादित करने में, मतलब एक बुद्धि जो होती है बालक की वो विशिष्ट होती है, मतलब किसी एक क्षेत्र में सर्वाधिक बुद्धि होती है, इस कारण से उसमें वो बुद्धि सबसे ज्यादा हो गई। ठीक है, बाकी अन्य जो क्षेत्र बचते हैं वहां भी बालक की बौद्धिकता निष्पादित होती है। तो इसका राइट आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट आया हुआ था क्वेश्चन, पुरुष सामान्यतया दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं अपने हृदय से, यह कथन क्या दर्शा रहा है। तो यह कथन, इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 2, लैंगिक रूढ़िवादिता को। ठीक है, पुरुष भी हृदय से सोच सकते हैं, महिलाएं भी दिमाग से सोच सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शा रहा था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा अभिलक्षण कोहल वर्ग के नैतिक विकास मॉडल में सम्मिलित है। तो यहाँ पर जो इसको हम डाउट में रखेंगे, यहाँ पर हमें देखना है कि सीटेट इसका क्या आंसर मानता है। ठीक है, वैसे इसके दोनों ये आंसर सही थे। नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक है और नैतिक विकास सांस्कृतिक मूल्यों पर भी निर्भर करता है। ठीक है, लेकिन इसका यदि हम बेस्ट ऑप्शन माने तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, क्योंकि जो सांस्कृतिक मूल्य हैं वो इसी में आ जाएंगे। ठीक है, अब देखना यही है कि सीटेट इसका क्या राइट आंसर मानता है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन आया हुआ था, एक संरचनात्मक कक्षा में बच्चों की संज्ञानात्मक सहभागिता को किस प्रकार सुसाधित किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमें देखना था कि बच्चे की जो संज्ञानात्मक सहभागिता है उसे किस प्रकार से सुसाधित किया जा सकता है। बच्चों के वार्तालाप द्वारा भी किया जा सकता है, वेगों द्वारा भी किया जा सकता है, बच्चे के सकारात्मक परस्पर संबंधों द्वारा, अधिरोपित मतलब उस पर थोपना नहीं है कि उसे थोप दें कि आपको अनुशासन में, ये इसका गलत आंसर हो जाएगा। तो हमें बताना है किस प्रकार सुसाधित किया जा सकता है। तो इसका हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3। तो इस कारण से इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, निम्नलिखित में से किस कक्षाई प्रक्रिया का विश्लेषण किसी अध्यापक के वंचित समूहों के प्रति गणित गुण पूर्वाग्रहों को उजागर कर सकता है। तो इसका राइट आंसर था, हमें पूर्वाग्रह बताने थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, लिंग, जाति और आर्थिक श्रेणी के आधार पर निर्धारित आसन व्यवस्था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 था, किसी संप्रत्यय के प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होने के लिए क्या आवश्यक है। तो किसी भी संप्रत्यय के प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होने के लिए आवश्यक क्या है। तो इसका राइट आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बच्चे के जीवन संबंधित सामाजिक परिप्रेक्ष्य में जोड़कर। जब बच्चा स्वयं गतिविधि में भाग लेगा तो बहुत ही अच्छे तरीके से कार्य को कर पाएगा। यहाँ रट लेना तो बिल्कुल ही गलत, परिभाषा गलत हो जाएगा, ज्यों का त्यों कॉपी, ये तीनों गलत थे। इसका राइट आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से अभिलक्षणों का कौन सा दल उत्तम समस्या समाधानकर्ता को इंगित करता है। तो यहाँ पर जो जहाँ भी अभिसारी होगा, अभिसारी का मतलब होता है संकुचित, तो वो हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी अभिसारी है, ये गलत हो गया, यहाँ भी अभिसारी है, ये भी गलत हो गया। और लास्ट में क्या दिया है, सृजनात्मकता, यहाँ पर कमी दिया है, कमी भी नहीं रखनी हमें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर 4, अपसारी चिंतन, क्रियात्मक जड़ता, प्रतिक्रियात्मक अनम्यता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या एक शिक्षक को कक्षा में एक सत्ताधारी व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए जिसे कोई चुनौती ना दे सके। क्या शिक्षक को ऐसा देखा जाना चाहिए कि कोई भी उससे प्रश्न ही ना पूछ सके बच्चे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 4, नहीं। विद्यार्थी ऐसे शिक्षकों से प्रश्न पूछने में हिचकेंगे और उनकी जो संप्रत्यायक स्पष्टता में कमी रह जाएगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंचित और हाशिए पर स्थित समूहों की भाषा और संस्कृति को स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने से एक अध्यापक क्या सुनिश्चित कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा शिक्षा में समानता। मतलब हमने समावेशी शिक्षा पढ़ा था, उसी पर एक क्वेश्चन हमारा आया हुआ था। ठीक है, अब सहानुभूति भी नहीं दे सकते बच्चे को, क्या बच्चा कोई बेचारा है। ठीक है, शिक्षा में साम्यता, शिक्षा में समानता, विशेष व्यावसायिक शिक्षा, केवल व्यावसायिक शिक्षा भी नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार है। तो यहाँ पर हमें जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं उसको ध्यान में रखते हुए आंसर देना था प्रगतिशील कक्षा के बारे में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 2, विद्यार्थी की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना। मतलब जैसे कोई बहुत ही इंटेलिजेंट बालक है तो उसे उसके हिसाब से पढ़ाना है। ठीक है, यदि कोई कमजोर है तो उसे उसके हिसाब से, लेकिन समावेशी शिक्षा और बाल केंद्रित शिक्षा को ध्यान में रखते हुए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समावेशी संस्था में एक श्रव्य बाधित विद्यार्थी की शिक्षा हेतु निम्न में से कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ बताना है कौन सी रणनीति ऐसी है जो जो श्रव्य बाधित बालक हैं उनके लिए प्रभावी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, संप्रेषण हेतु मौखिक माध्यम पर आश्रित रहकर। केवल उसको मौखिक माध्यम से हम संप्रेषण के माध्यम से पढ़ाएंगे और वो श्रव्य बाधित है, सुन नहीं सकता, तो वो कैसे समझेगा। ठीक है, कैसे सुनेगा। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की असफलता अक्सर विद्यालय की असफलता होती है, निम्न में से वाक्य का समर्थन करता है। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय बच्चों के सीखने की विविध गतियों का संज्ञान नहीं करती। मतलब पूरा विद्यालय जिम्मेदार होता है, ना कि शिक्षक विशेष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं। तो इसका राइट आंसर था पूर्व संक्रियात्मक जो जीन पियाजे की अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष की। ठीक है, 2 से 7 नहीं, सबने पूरी की। मतलब सबसे पहली होती है संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त और अमूर्त। ठीक है, तो 2 से 7 है शायद। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है प्रतीकात्मक खेल। क्या है, प्रतीकात्मक खेल। निम्न में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही नहीं है। विकास की प्रक्रिया के बारे में कौन सा एक सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्या था, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, तो ये सही नहीं है। विकास की प्रक्रिया एक दिशीय बिल्कुल के बारे में सही है, हमें सही बताना था। ठीक है, कौन सा सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, विविधताएं होती हैं विकास में। ठीक है, यहाँ पर एक दिशीय नहीं, विकास जो है वो बहुदिशीय होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। ठीक है, केवल आनुवंशिकता नहीं बल्कि वातावरण आनुवंशिकता दोनों प्रभावित करती हैं। यहाँ केवल वातावरण, तो ये भी गलत, तो ये तीनों गलत थे। यहाँ बताना था कौन सा सही है, तो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कारकों द्वारा विद्यालय में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है। तो ऐसा कौन सा कारक है जिससे विद्यालय में जो अधिगम में जुड़ाव बच्चों का प्रभावित होता है। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 3, मतलब चारों सही थे। परिवार का समाजीकरण, समकक्ष संबंध, सांस्कृतिक मूल्य और बच्चों का आत्मसम्मान। ठीक है, ये सभी प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता है या नहीं होगा। ठीक है, तो प्रगतिशील कक्षा में कौन सी ऐसी एक मूल्यांकन विधि है जिसका इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 1, केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन
पर आश्रित रहकर, ठीक है। तो केवल मानक, केवल ये तो गलत है, जहाँ भी केवल आ गया मतलब गलत हो जाएगा, ठीक है। और यही हमें बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अवसर प्रदान करने चाहिए। यदि सृजनात्मकता जहाँ है तो वहाँ पर मौलिक खोज और सोच को बढ़ाने के लिए, ठीक है। राइट आंसर यही था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन था, शिक्षिका कक्षा में सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण किस प्रकार सुनिश्चित कर सकती है। तो इसका राइट आंसर था, बच्चों के संवेगों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर। जब बच्चा स्वयं पार्टिसिपेट करता है तो बहुत ही अच्छे तरीके से बालक सीख सकता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक विशिष्ट संप्रत्यय को पढ़ाने हेतु एक अध्यापिका बच्चों को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार क्या है। तो हमने पढ़ा है कि ना तो ये द्वंदात्मक अधिगम, अवलोकन अधिगम, अनुकूलन, ये तीनों टर्म जो हैं इनके नहीं है, जबकि जो पाठ है, ढांचा निर्माण, मचान, स्कैफोल्डिंग जिसे कहते हैं, यही हमें इसका राइट आंसर लगा। तो इसका राइट आंसर हमारा यही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि पुरस्कार देना अधिगमकर्ताओं को अभिप्रेरित करने का उत्तम तरीका नहीं है, क्योंकि यह उत्तम नहीं है। क्यों? क्योंकि पुरस्कार केवल बाह्य अभिप्रेरणा पुरस्कार देने से क्षीण हो जाती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों में विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। विवेचनात्मक मतलब अपसारी चिंतन की बात यहाँ पर की गई है। तो जब हम बच्चे से ऐसा क्वेश्चन करेंगे कि पता करो कि तटीय इलाकों में रहने वाले लोग क्या खाते हैं व क्यों खाते हैं, तो बच्चा ज़्यादा अच्छे तरीके से सोचेगा, ठीक है। यहाँ तो केवल 2 से 10 तक का पहाड़ा लिखेगा, 10 राज्यों के नाम बता देगा गिने चुने, ठीक है, और कविता का सुस्मरण करके वाचन कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, यह महत्वपूर्ण है कि कोई अध्यापक बच्चों को बुद्धि लब्धि के आधार पर स्थिर समूहों में पृथक ना करे, क्योंकि बुद्धि लब्धि स्थायी नहीं है, यह बच्चों को चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती। राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षिका को विद्यार्थियों के गलत उत्तर सही करने चाहिए नहीं। यदि विद्यार्थियों के उत्तर जो गलत हैं वो शिक्षिका यदि सही करेगी तो बच्चों को अभिव्यक्ति करने को प्रोत्साहित करना चाहिए बिना गलत होने के भय से। मतलब जब वो स्वयं हल कर देगी तो बच्चे प्रोत्साहित कैसे होंगे, ठीक है। इस कारण से शिक्षिका को नहीं करना चाहिए, बच्चे स्वयं से करें, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित नियमों में से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है। तो यहाँ पर बताना था, जो चरणीय सिद्धांत है वो विकास की निरंतरता, मतलब जो विकास है वो निरंतर रूप से चरणों में होता हुआ चलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक छोटी बालिका प्रतीकात्मक, वही आ गया जीन पियाजे से प्रतीकात्मक खेल किस अवस्था की विशेषता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता। पूरा क्वेश्चन ही नहीं पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट है, पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के बावजूद एक कक्षा में एक विद्यार्थी गणितीय क्रियाओं को समझने में चुनौतियों का सामना कर रहा है। गणितीय क्रियाएं मतलब गणित का मतलब गणितीय वैफल्य, ठीक है, डिसकैलकुलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन था, शिक्षिका के विद्यार्थियों की खासकर सुविधा वंचित वर्ग में असफलता या सफलता के बारे में विचार अक्सर उनके सीखने व अभिप्रेरणा को प्रभावित करते हैं। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 2, शिक्षक को बच्चों को प्रतिस्पर्धा करने व एक दूसरे से बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करके, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन था हमारा सीडीपी का, 1.5 से 2.5 साल के बच्चे के उम्र के बच्चों द्वारा अक्सर उच्च द्विस्तरीय उच्चारणों को क्या कहा जाता है। द्विस्तरीय मतलब जैसे पा, ठीक है। हमने विकास की जो भाषा जो है हमारी हिंदी भाषा, उसमें हमने इसके भाग पढ़े थे, स्वनेम, रूपेम, ठीक है, ये पढ़े थे। और इसमें हमने क्या पढ़ा था कि बच्चे का भाषा विकास कैसा होता है। तो सबसे पहले बालक क्या करता है, क्रंदन अर्थात रोने जैसी क्रियाएं, ध्वनियां निकालता है तरह तरह की, ठीक है। इसके बाद बालक जो करता है बबलाना, इसी को कहते हैं हिंदी में बकवाद। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। यदि आप इसी तरह से नेक्स्ट तारीख जैसे 20 है, 20 दिसंबर का है, ठीक है, यदि आप चाहते हैं एनालिसिस, तो आप हमें आपका क्या, यदि आप श्योर हैं तो अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ दे सकते हैं, ताकि हम डाउनलोड करके आपको उसका भी प्रैक्टिस सेट जो एनालिसिस है आपको बता सकें, ठीक। थैंक यू।